So welcome to today's session, everyone. Today we'll discuss about transport layer again a little further than what we discussed yesterday, and then we'll finally discuss the rest of the three layers of OSI model, which are network, data link, and physical. Okay, so just a moment. हाँ, तो या तो वो टीसीपी हेडर हो सकता है या फिर वो यूडीपी हेडर होगा। तो ये हेडर्स कैसे दिखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं डेटा के साथ में, वही हम लोग अभी देखेंगे। सो लेट मी क्विकली ओपन दिस। ओके, टीसीपी हेडर सर्च मारो और आपको मिल जाएगा टीसीपी हेडर। This is good one, so we can use this. Okay, let's come here. So this TCP header, आप देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक TCP header है, उसके नीचे है डेटा। वो डेटा क्या है? The data is this portion, ये वाला जो पोर्शन है उसको वो कह रहा है डेटा। ठीक है, उसके ऊपर TCP ने अपना इंफॉर्मेशन जो ऐड किया वो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ TCP हेडर में दिखाई दे रही है। सो ऊपर की लेयर से जो डेटा आया है, ऊपर की लेयर से जो ये वीडियो आया है, वो तो यहाँ डेटा पोर्शन हो गया, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई वो टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर में कुछ फील्ड्स हैं। देखो, ये 32 बिट लंबा हेडर होता है और इसमें 16 बिट का एक फील्ड होता है सोर्स पोर्ट नंबर। 16 बिट का ही एक दूसरा फील्ड है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। नाउ व्हाट इज दिस पोर्ट नंबर? Can anyone would try to tell what is port number? So from where the endpoints are connected. Okay. Anything else? Anyone? Any idea what is port number? सर, किसी भी चीज को रिसीव या सेंड करने के लिए एक कम एड्रेस की नीड रहती है, तो ये पोर्ट नंबर वो अवेलेबल कराता हो कि कहाँ से कौन से पोर्ट से मतलब डेटा आएगा और किस पोर्ट पर जाना है वेरीफाई करके। तो क्या है, वही पूछ रहा हूँ, जो फिजिकल इंटरफेस है या फिर कोई लॉजिकल एंटिटी है या क्या है? फिजिकल इंटरफेस होगा। फिजिकल सर, जितने भी ये लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग नंबर्स होते हैं। फिजिकल तो सर इथरनेट के थ्रू या फिर वाईफाई के थ्रू आएगा, लेकिन ये इसमें तो लॉजिकल हो गया। हाँ, तो ये किस चीज का होता है पोर्ट नंबर? सर, सर्विस पोर्ट नंबर रहता है। हर सर्विस को यूज करने के लिए कोई पोर्ट चाहिए कि सर्विस को ये चलाएगा, पोर्ट इस पर ऑन होगी सर्विस। अच्छा, ठीक है, सर आप कुछ करें। अच्छा, देखो अब समझिएगा, जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट हुआ तो एप्लीकेशन लेयर पे एक प्रोटोकॉल यूज किया था FTP।
और भी कई प्रोटोकॉल हैं, TFTP, SMTP, POP, टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, फलाना ढिमका, बहुत सारे मतलब 50 प्रोटोकॉल हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर पे डिफाइंड है। अब एप्लीकेशन लेयर से ये लेके एक सेकंड, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। sorry, I just went away for कॉल। ओके, सो ऊपर के लेयर से FTP या TFTP या कोई भी प्रोटोकॉल लेकर जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको पूछती है कि भाई कहां से आया है, कौन से एप्लीकेशन से आया है और कौन से एप्लीकेशन पे जा रहा है। तो वो बोला जी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको बोलती है अरे रे नाम नहीं, ओहो नाम तो मेरे समझ में ही नहीं आता। ट्रांसपोर्ट लेयर बोलती है अपना पोर्ट एड्रेस बता। तो बोलता पोर्ट एड्रेस, हाँ, बोले तुझे पता नहीं कि जितने भी प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर पे डिफाइन हुए हैं उस हर प्रोटोकॉल को या तो ये प्रोटोकॉल TCP बेस्ड होगा या ये प्रोटोकॉल UDP बेस्ड होगा, है ना। कोई से भी जितने भी ये प्रोटोकॉल आप देख रहे हो, जैसे FTP TCP बेस्ड है पर TFTP UDP बेस्ड है ना। तो ऐसे अलग अलग हर प्रोटोकॉल जो है वो या तो TCP बेस्ड होगा या UDP बेस्ड होगा। तो ये प्रोटोकॉल जब ऊपर चुना गया तब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके, और ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है कि जो प्रोटोकॉल चुना है उसी हिसाब से मैं मेरा हेडर लगाऊं। अगर FTP चुना है तो TCP हेडर लगाऊंगा, अगर ऊपर TFTP चुना है तो UDP हेडर लगाऊंगा। तो ये लेयर पूछती है, ऊपर से जो डेटा आया है उसमें देखती है कि हाँ भाई एप्लीकेशन लेयर से कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके आए हो। तो ये कहता है FTP, तो ये बोलता है ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, नाम से नहीं समझ में आता मुझे FTP क्या है, मुझे बताओ तुम्हारा पोर्ट एड्रेस। हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट एड्रेस डिफाइन किया गया है। जैसे आपके टेलनेट है, टेलनेट का पोर्ट एड्रेस क्या है, TCP पोर्ट 23। FTP है, इसका पोर्ट क्या है 2021। ऐसे ही आपके जितने भी प्रोटोकॉल है, DNS पोर्ट एड्रेस TCP और UDP दोनों पे काम करता है। DNS पोर्ट नंबर 50 व्हाटएवर, HTTP पोर्ट नंबर, TCP पोर्ट 80, HTTPS TCP पोर्ट नंबर 443। ऐसे हर प्रोटोकॉल का और हर सर्विस का जो एप्लीकेशन लेयर पे डिफाइंड है वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको किससे पहचानती है, पोर्ट एड्रेस से, नाम से नहीं, इस पोर्ट एड्रेस से पहचानती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ध्यान रखना। तो ये पोर्ट एड्रेस TCP या UDP पोर्ट, जो भी एप्लीकेशन जिस प्रोटोकॉल को यूज करती है TCP या UDP को, तो उसके आधार पे इसका पोर्ट नंबर डिफाइन है। ये पोर्ट नंबर्स जो है ये 0 से लेकर 65,535 तक की रेंज में हो सकते हैं। 0 यूज आता नहीं, या फिर ये कह लो कि 0 से लेकर 1023 तक ये रिजर्व्ड है। किसके लिए, वेल नोन प्रोटोकॉल्स के लिए या सर्विसेज के लिए। 1 से लेकर 1023 तक। जैसे आपने अपना कोई एक नया प्रोटोकॉल डेवलप किया तो आप उसको इस रेंज में से पोर्ट एड्रेस नहीं दे सकते, आपको रेंज 1024 से आगे कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलप करता रहता हूँ, प्रोटोकॉल डेवलप करता रहता हूँ, तो मैंने कुछ मेरा नया बनाया तो उसको भी तो मेरे को एक पोर्ट एड्रेस असाइन करना पड़ेगा ना, TCP या UDP बेस्ड जो भी मैं बना रहा हूँ। तो वो पोर्ट एड्रेस जो है वो मैं इस वेल नोन रेंज, ये जो रेंज है 0 to 1023, इससे बाहर का ही मुझे देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक पोर्ट एड्रेस क्या है? पोर्ट एड्रेस इज जस्ट अ नंबर which is assigned to every protocol and service which is defined at layer 7, application layer.
बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो उनको इसी चीज से पहचानती है. It recognize these application layer protocols using the port number only. Okay. So इसका जब हेडर देख रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर. तो मेरा इस समय जो एग्जाम्पल है PC1 से PC2 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके एक फाइल सेंड कर रहा हूं मैं. तो डेस्टिनेशन क्या है, FTP. सोर्स क्या है, सोर्स क्या है. तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा हमेशा कि सोर्स पोर्ट नंबर वो कोई भी एनी रैंडम नंबर हो सकता है. आपका जो कंप्यूटर है वो अपने आप जनरेट कर लेता है कोई भी एक रैंडम नंबर. लेकिन डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या आएगा, वो प्रोटोकॉल या वो सर्विस जो आप यूज कर रहे हो उसका पोर्ट नंबर. जैसे FTP यहाँ कर रहा हूं तो 21 नंबर जो है वो यहाँ पर 21 नंबर इस फील्ड में आएगा. ठीक है जी. और यहाँ सोर्स में क्या आएगा, सोर्स में कुछ भी आ सकता है. 10,000 आ गया लेट्स से, कुछ भी आ सकता है. एक कोई रैंडमली जनरेटेड नंबर मेरे सिस्टम से शुरू हो जाता है. तो सोर्स पोर्ट कुछ भी हो सकता है. डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो भी आप प्रोटोकॉल या सर्विस यूज कर रहे हो उसका नंबर होगा. इज दिस क्लियर? सोर्स पोर्ट में क्या आएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या आएगा. ओके. द नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर जितने भी सेगमेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनते हैं वो हर सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है. सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6. इसे बोलते हैं सीक्वेंसिंग. तो सीक्वेंसिंग जो है वो TCP में होती है, UDP में नहीं होती. ये भी एक इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट जो हमने डिफरेंस देखे उसमें आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो कि TCP में सीक्वेंसिंग होती है, UDP में नहीं होती. सीक्वेंसिंग, नो सीक्वेंसिंग. तो सीक्वेंस मतलब वही नंबर्स लेना ताकि क्या हो, जब डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचे तो डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचने के बाद में वो सीक्वेंस में ही लगे. भाई पहला पैकेट बाद में पहुंचा, बाद वाला पैकेट पहले पहुंचा. तो लिखना तो था जय हो और हो गया हो जय. तो मतलब ये है कि डेटा करप्ट हो गया ना. डेटा गॉट करप्ट बिकॉज the packets reached in not a proper sequence. Packets जो है वो आगे पीछे डिलीवर हो गया, then the data will get corrupt. So sequence is very very important. फिर उसके बाद ये 32 बिट का फील्ड है सीक्वेंस नंबर वाला. उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर. ये आपको पता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट का नंबर इसमें आता है कि भाई हाँ एक नंबर सेगमेंट मिल गया, नाउ सेंड मी द टू, सेंड मी नंबर 2. तो सीक्वेंस नंबर में जब जाएगा तो एक नंबर आएगा और एक्नॉलेजमेंट में 2 नंबर आएगा. फिर उसके बाद है हेडर लेंथ. हेडर लेंथ मतलब आपका ये जो हेडर लग रहा है TCP का, इसकी टोटल लेंथ. तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 32 बिट. यहाँ से यहाँ तक पहला वाला, फिर 32 बिट, फिर 32 बिट, फिर ये भी 32 बिट, ये भी 32 बिट. तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 20 बाइट, 20 बाइट इंफॉर्मेशन ये ऐड करता है. 20 बाइट प्लस ऑप्शंस अगर यूज करो तो. ऑप्शंस वाला जो ये फील्ड है ना ये ऑप्शनल है. अगर इसको यूज किया है तो 24 बाइट हो जाएगा. नहीं यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम केसेस में, इसलिए 20 बाइट इंफॉर्मेशन ही ऐड होती है. तो ये हेडर की जो लेंथ है, कितनी लेंथ का हेडर लगा है वो यहाँ पर आ जाएगा. या तो 20 आ जाएगा या 24 आ जाएगा. फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ बिट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं. रिजर्व्ड हैं किस चीज के लिए, वो फ्यूचर यूज के लिए. ठीक है, इनको यूज कर नहीं सकते. ये कुछ बिट्स जो हैं वो यहाँ रिजर्व छोड़ दी. कितनी है इस वाले डायग्राम में बिट्स दे नहीं रखी है, इधर दे रखी होंगी. हाँ ये देखो, ये 3 बिट्स है.
ओके। उसके बाद ये 6 जो हैं ये हैं फ्लैग, फ्लैग्स कुछ भी बोल दो। तो ये फ्लैग्स जो हैं ये 6 बिट के यानी 6 फ्लैग्स होते हैं। ये हैं टीसीपी में, टीसीपी के 6 फ्लैग: अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइजेशन और फिनिश। ये 6 फ्लैग। तो मैंने आपको 3 वे हैंडशेक पढ़ाया था। 3 वे हैंडशेक में उन्होंने 2 तो मैंने आपको बता दिए थे, सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट। पहले बंदा क्या भेजता है, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उसका जवाब आता है एक सिंक्रोनाइजेशन रिप्लाई प्लस एक्नॉलेजमेंट से, और फिर पहले वाला बंदा वापस दूसरे को एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो सिन और एक् पैकेट्स जो है उनका आपस में एक्सचेंज होके और एक कनेक्शन बनता है, और उसी को 3 वे हैंडशेक बोला। इन 2 के अलावा, एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन के अलावा 4 और टीसीपी फ्लैग हैं: अर्जेंट, पुश, रीसेट और फिनिश। तो ये जो है ये किस लिए अर्जेंट, तो उसके लिए कि अगर मान लो आपके जो डेटा है वो डेटा में कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो बड़े अर्जेंट हैं, मतलब वीआईपी वॉइस ट्रैफिक टाइप है, तो वहां पर आप अर्जेंट वाले फ्लैग यूज कर सकते हो। पुश जो है वो एक फ्लैग होता है जो कि आपके डेटा को, अगर मान लीजिए आप कोई नेगोशिएशन चल रहा है तो कुछ फोर्सफुली करवाना है, कुछ आपको पुश करवाना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे लीव इट, इट्स लीव इट, आप खुद पढ़ लेना, दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना। इट्स रीसेट, अगर मान लीजिए रीसेट करना है कनेक्टिविटी, अगर किसी कारण से एक सेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक कनेक्शन में सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो रीसेट हो जाएगा। जैसे हमारा इंटरनेट कनेक्शन फ्लैप हो गया, या फिर मान लीजिए बीच में कोई ऑथेंटिकेशन का इशू आ गया। जैसे क्या हुआ कि मेरा एक सेशन चल रहा था गूगल का, मतलब ऑलरेडी मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, और दूसरी तरफ मैंने फोन पे पासवर्ड चेंज कर दिया, तो थोड़ी देर बाद में उधर आ गया कि भाई नया पासवर्ड डालो। रीसेट मैसेज गया होगा, पासवर्ड चेंज हुआ, ऑथेंटिकेशन, तो फिर उसने दोबारा से एक्नॉलेजमेंट मांग लिया, दोबारा कनेक्शन बनाओ भाई, ये पुराना कनेक्शन इज रीसेटेड। ऐसे ही फिनिश एक है। फिनिश फ्लैग जो है वो जब काम हो जाए, जब आपको कनेक्शन टर्मिनेट करना है, जब आपको कनेक्शन अब दोनों डिवाइसेस के बीच में टर्मिनेट करना, फिनिश करना है, तो फिन फ्लैग उसके लिए है। तो फिन फ्लैग भेजे गए तो फाइनली कनेक्शन विल बी टर्मिनेटेड। सो दीज आर 6 फ्लैग्स। देन विंडो साइज, ये मैंने आपको बताया था टीसीपी में विंडोइंग होती है, तो 16 बिट का ये विंडो साइज फील्ड है जिसमें ये बताएगा भाई कितने सेगमेंट भेजेंगे तब एक एक्नॉलेजमेंट वापस आए, तो वो साइज यहाँ डिफाइन हो जाएगी। फिर है टीसीपी चेकसम। चेकसम फील्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है डेटा इंटीग्रिटी के लिए। दिस फील्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा इंटीग्रिटी। मतलब क्या हुआ कि मैं सोर्स से कोई भी डेटा भेज रहा हूँ PC1 से PC2, तो वो डेटा जो है वो PC1 से जैसा भेजा गया वैसा का वैसा PC2 को मिलना चाहिए, यानी कि उस डेटा के अंदर कोई फेरबदल ना हो रास्ते में। तो फेरबदल कैसा हो सकता है, आपका डेटा जो है वो करप्ट हो जाए किसी भी कारण से, हो सकता है बीच में कोई हैकर बैठा हो। हैकर क्या करते हैं, हैकर मैन इन मिडिल अटैक करते हैं। वो आपके PC1 का डेटा लेंगे, आपने जैसे कहा कि भाई मेरे खाते से मुझे 100 रुपया ट्रांसफर करना है, ये बंदे ने मैसेज लिया और वो 100 की जगह उसने क्या कर दिया, 2 जीरो और ऐड कर दिए, 10,000 हो गया, और फिर वो डेटा सेंड किया आगे। तो मतलब डेटा जो ओरिजिनली चला था वो नहीं है पहुंचा डेस्टिनेशन के पास, तो कुछ मॉडिफिकेशन होके फिर पहुंचा ना। तो इस टाइप के जो ये अटैक हैं इनको रोकने के लिए डेटा की इंटीग्रिटी जैसी वहां शुरू में थी चलने से पहले, वैसी डेस्टिनेशन पे मिले, उसको बचाए रखने के लिए टीसीपी के अंदर एक मैकेनिज्म है टीसीपी चेकसम। तो जब यहाँ से डेटा निकलेगा तो उस डेटा को ये क्या करेगा, एक फॉर्मूले में डाल के और उसका एक वैल्यू निकालेगा 1010 व्हाटएवर इन टीसीपी चेकसम, और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो फिर से वो टीसीपी जो है उसको चेकसम वैल्यू निकालेगा, और जो यहाँ से रवाना होते समय चेकसम वैल्यू गई थी और जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद चेकसम वैल्यू निकली, वो अगर सेम है तो ही वो टीसीपी
पैकेट टीसीपी सेगमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा डेस्टिनेशन पे। अगर वो डिफरेंट आती है, इसका मतलब रास्ते में कुछ तो गड़बड़ हुई है डेटा के साथ, तो उस डेटा को ड्रॉप कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज मैकेनिज्म टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, टीसीपी चेकसम। अर्जेंट पॉइंटर, ये अर्जेंट फील्ड जो यहाँ था ना फ्लैग, उसी से कनेक्टेड है। जब अगर किसी सेगमेंट को आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो ये अर्जेंट पॉइंटर और अर्जेंट फ्लैग ये दोनों काम में आते हैं। ये भी 16 बिट का फील्ड है। ऑप्शंस फील्ड ऑप्शनल होता है भाई साहब। ये क्या होता है कि आपके अगर मान लो यहाँ पूरे टीसीपी हेडर में कुछ मतलब होता क्या है, जैसे मान लो आपने एक कार्टून के अंदर ना आपको एक छोटा सा एक ग्लास जो है वो सम वाइन ग्लास लेट्स से या जूस ग्लास आपको भेजना है, पार्सल करना है, तो आप क्या करोगे, उसको एक डब्बे में डालोगे, उसके चारों तरफ अखबार लगाओगे, है ना, न्यूज़पेपर लगा दिया, पॉलिथीन लगा दी, है ना, बिकॉज यू जस्ट वांट टू कीप इट सेफ, राइट? सो यू विल ऐड एक्स्ट्रा पैडिंग, आप उसमें एक्स्ट्रा पैडिंग लगा दोगे, है ना, ताकि उस पे जोर ना पड़े जोर तो भी वो टूटे ना, है ना, इस टाइप से। तो फ्रेजाइल आइटम्स यू कीप लाइक you don't leave them as they are, right? You just add some layers of something like newspapers or polybags or whatever. So similarly आपका ये जो TCP हेडर है, अगर ये TCP हेडर किसी कारण से कंप्लीट नहीं होता है, 20 या 24 बाइट्स का अगर ये नहीं बन पाता है प्रॉपर्ली, तो फिर एक्स्ट्रा जीरोस लगा के इसको 20 बाइट का बना देता है ऑप्शंस फील्ड। तो अगर कुछ कमी रह जाती है, कहीं कोई फील्ड यूज नहीं आया और ये 20 बाइट का पूरा नहीं हो पाया हेडर, या 24 बाइट का पूरा नहीं हो पाया, तो उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा जो बच गए वो वैल्यूज में 0000 एक्स्ट्रा, भाई 5 बिट कम रह गए, तो ये लो जी 5 बिट जो है वो इसने लगा दिया ऑप्शंस फील्ड ने और इसको 20 बाइट का पूरा कर दिया। तो किसे बोलते हैं पैडिंग? ये पैडिंग का काम करता है, कुछ खास इसका नहीं है, ऑप्शनल फील्ड है, यूज आए तो कुछ ही सिचुएशन में यूज आता है, हमेशा यूज आता नहीं है। एंड फाइनली डेटा। सो डेटा इज नथिंग, इट इज दैट सेगमेंट से ऊपर पीडीयू था, दिस पीडीयू इज comes in this data field. Okay, any questions about TCP header? All right, now come to UDP header then. UDP जो हेडर है ना वो बहुत छोटा सा हेडर होता है। आप देखेंगे इधर it has nothing much. Okay, so this is UDP header. UDP header में क्या सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, तो पोर्ट एड्रेस तो होएगा ही। जो एप्लीकेशन लेयर क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट लेयर में चाहे टीसीपी यूज करो चाहे यूडीपी, वो पहचानेंगे तो पोर्ट एड्रेस ही। तो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। लेंथ मतलब कि ये हेडर का लेंथ कितना है जो हेडर ऐड हुआ है, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना हेडर लेंथ, वही लेंथ इधर ये रही। चौथा है चेकसम। चेकसम जो है वो यूडीपी भी करता है, डेटा इंटीग्रिटी बचाने का काम तो यूडीपी का भी है, और बाकी काम करे नहीं करे चेकसम तो ये भी करेगा। एंड फाइनली डेटा। तो आप देखो इसके हेडर में और ऊपर वाले हेडर में कितना डिफरेंस है, देख रहे हो? ये वाला जो है हेडर, दिस हेडर इज सो स्मॉल, राइट? ऊपर तो सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिजर्व्ड, फ्लैग्स, विंडो साइज, अर्जेंट पॉइंटर, इतना सारा चीजें थी, इधर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूडीपी इनमें से कोई काम करता ही नहीं है। नो रिट्रांसमिशन, नो एक्नॉलेजमेंट, नो विंडोइंग, नो फ्लो कंट्रोल, नो स्लाइडिंग विंडोज,
सॉरी, नो सीक्वेंसिंग। तो ये जो है प्लेन एंड सिंपल प्रोटोकॉल है, फास्ट काम करता है क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐड करता है थोड़ी सी, और उसी को जब भी कभी आपके डिवाइस से डेटा बाहर निकल रहा है तो उसके साथ में जो हेडर्स लगते हैं और डेस्टिनेशन पे जाके वो हेडर्स को पढ़ा जाता है। तो जितना ज्यादा बड़े हेडर्स होंगे उतना ज्यादा ही लगाने और निकालने में टाइम लगेगा और उतना ही ज्यादा बैंडविड्थ रास्ते में ये कंज्यूम करेंगे। तो रिसोर्स, आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज जो है, जैसे बैंडविड्थ है या फिर जैसे प्रोसेसर मेमोरी है डिवाइसेस की, वो रिसोर्स फ्रेंडली प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ये रिसोर्स फ्रेंडली है, रिसोर्सेज बहुत कम यूज करता है। और ये जो है टीसीपी, दिस इज लाइक it uses a lot of resources. Okay, so this is how we define these. Any questions about any of the headers, any of the fields? TCP UDP clear है, port address clear है? Okay, all right, so just a moment. All right, so the next layer is transport layer. The TCP or UDP के साथ ही transport layer finish. The next layer is network layer. Network layer, layer 3. Okay, very very important layer. लेयर 3 या नेटवर्क लेयर का क्या काम है, इसके बारे में ये कहा गया है कि दिस लेयर इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ पाथ टू अ पैकेट इन एन इंटरनेटवर्क। एक इंटरनेटवर्क में पैकेट को पाथ बताने का, रास्ता बताने का काम इस लेयर पे होता है। तो ये डेफिनेशन तो हमने सुनी है। इस डेफिनेशन को क्या बोलते भाई? राउटिंग। एक पैकेट को एक इंटरनेटवर्क में रास्ता बताने का काम राउटर करता था, मैंने आपको बताया था जब राउटर पढ़ाया था। तो राउटिंग का काम जो है वो लेयर 3 पे होता है। तो जो ऊपर से हमारे पास में सेगमेंट था वो इस लेयर ने अपना कुछ इंफॉर्मेशन उसके साथ में ऐड किया। नेटवर्क लेयर क्या इंफॉर्मेशन ऐड करती है नेटवर्क? तो इसका हेडर देखेंगे अभी तब बताएंगे। तो देखो, राउटिंग जो है वो इस लेयर पे होती है और इस लेयर पे आपके जो ऊपर से आए हुए सेगमेंट्स है उनको क्या बना दिया जाता है? पैकेट। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने ऊपर से आए हुए डेटा पीडीयू को बना दिया था सेगमेंट, और वो सेगमेंट जब लेयर 3 पे आए तो उनको क्या बोला गया? पैकेट। तो नेटवर्क लेयर पे डेटा पैकेटाइजेशन भी होता है, जैसे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटाइजेशन हो गया। तो डेटा पैकेट्स विल फॉर्म ऑन लेयर 3। लेयर 3 पे क्या होगा? राउटिंग। ठीक है जी, राउटिंग करवाई जाती है इस लेयर पे यूजिंग लेयर 3 डिवाइस राउटर्स। ओके, ये लेयर जो है इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? आईपी, IPX, एप्पलटॉक। ठीक है, these are the protocols which are defined at layer 3। भाई राउटिंग जब हम करवाते हैं, एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डेटा जा रहा है, एक इधर है, एक बेंगलोर है मान लीजिए, एक जयपुर है, तो हाउ the data will be forwarded? Data will be forwarded based on, routing will be done based on IP address। ओके, हमेशा आईपी के बेस पे तो राउटिंग होती है। राउटर जो है वो क्या देखते हैं? डेस्टिनेशन आईपी, किधर जा रहा है भाई? अच्छा इधर जा रहा है, सो लेट्स गो फ्रॉम दिस वे। सो राउटर्स एक्चुअली डज राउटिंग बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी। सो आईपी एड्रेस, या फिर आईपी कोई नहीं यूज कर रहा है, IPX यूज कर सकते हैं कुछ नेटवर्क एनवायरनमेंट्स में, कुछ लोग एप्पलटॉक यूज करते हैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में। सो व्हाटएवर, all these protocols are layer 3 protocols, and routing can be done based on IP, IPX or AppleTalk addresses. So any questions till now?
इज दिस क्लियर? नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, पैकेट बन जाते हैं, राउटिंग होती है, और राउटिंग किस बेसिस पे होती है, आईपी, आईपीएक्स या एप्पल टॉक एड्रेस पे। आईपीएक्स और एप्पल टॉक को यूज नहीं करता, इसलिए हम आईपी की बात करेंगे, हमारे कोर्स में आईपी है। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो ये जो डेटा पैकेट है, ये डेटा पैकेट हम लोग खोल के देखेंगे। जैसे हमने लेयर 4 पे यूडीपी और टीसीपी हेडर देखा, तो वैसे ही आईपी का हेडर भी देख लेते हैं। IPv4 हेडर। अब देखो आईपी के 2 वर्जन होते हैं, तो 2 वर्जन है, इसलिए हमें V4 V6 लिखना पड़ता है आजकल। पहले नहीं लिखना पड़ता था, पहले तो आईपी लिखो आईपी हेडर, तो IPv4 का ही हेडर आता था, है ना। अभी आजकल आईपी वर्जन 6 भी है। सो व्हाटएवर, let's come to the point. तो आईपी हेडर में क्या है, देखो आईपी हेडर में सबसे पहले फिर से वही 32 बिट लेंथ है टोटल एंड टू एंड, और इसके अंदर सबसे पहला फील्ड है 4 बिट का, जिसको बोला वर्जन। वर्जन फील्ड में क्या आएगा, वर्जन 4 है या वर्जन 6 है भाई आईपी का, तो वर्जन है इधर डिफाइन होगा। हेडर लेंथ, हेडर लेंथ समझते हो ना, जो ये हेडर लेंथ पहले भी हमने पढ़ा कि इस हेडर का जो लग रहा है कितना लेंथ है, कितने साइज का हेडर लगा है, वो हेडर लेंथ। टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस मतलब ये जो पैकेट है, इस पैकेट को किस टाइप की सर्विस मिले। भाई जैसे मान लो एक एग्जांपल लूं कि मेरे को ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, या फिर जैसे मान लो मैं मूवी देखने गया एक थिएटर में, तो मूवी देखने गया तो मैंने, उसने टिकट मांगा, तो मेरे आगे वाले बंदे से टिकट मांगा, उसने टिकट देख के उसको वहां बढ़िया से सोफा वाले सीट पे बोला कि ऊपर जाके उधर बॉक्स में बैठ जाओ। मैंने टिकट दिखाया तो मुझे बोला आगे आगे वाले रो पे जाके बैठ जाओ। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, उसको उधर मेरे को इधर, तो बोला जी उनका टिकट जो है वो बॉक्स का टिकट है, तो इसलिए उनको उधर भेजा है, आपका इधर का है तो आपको इधर भेज दिया। तो मैंने कहा अच्छा, तो जिस टाइप का पैकेट है उस टाइप की सर्विस मिलेगी। तो वो टाइप कैसे डिफाइन होता है, मैंने आपको बताया था, QoS पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं, उसमें हम लोग किस टाइप के ट्रैफिक को कैसा ट्रीटमेंट मिले। वॉइस वीडियो ट्रैफिक को हाई प्रायोरिटी पे स्विच होना चाहिए, राउट होना चाहिए, है ना। जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको नॉर्मल तरीके से फॉरवर्ड करो। कुछ अगर आपका डेटाबेस या कुछ ट्रेडिंग वाला एनवायरनमेंट है उसको हाई प्रायोरिटी पे रखो। कुछ इंटरनेट यूज करते हैं आपके एम्प्लॉइज तो उसको नॉर्मल रखो, है ना। तो किस टाइप का ट्रैफिक है आप डिफाइन करते हो कि उसको कैसा ट्रीटमेंट मिले, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो उनके उनके जो लेवल हैं, जैसे नॉर्मल बंदा है या वीआईपी है या वीवीआईपी है, वो सब डिफाइन इन 8 बिट्स को यूज करके ही हम लोग करते हैं। ये 8 बिट्स आर कॉल्ड टाइप ऑफ सर्विस बिट, TOS, या फिर आप ये बोल दो कि इनको क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी यूज करते हैं। फिर आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ देखो, लेंथ लेंथ 2 बार आया, हेडर लेंथ, टोटल लेंथ। हेडर लेंथ बोले तो ओनली हेडर्स लेंथ, कहां से कहां तक, इधर से इधर तक का, ये हेडर है, हेडर लेंथ। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बोले तो इंक्लूडिंग डेटा, दिस इज टोटल लेंथ। ओके, दिस इज टोटल लेंथ, the blue one, and the red one is header length. So length के ये 2 फील्ड है, ये 16 बिट का है। Then comes identification. Identification again, ID। भाई आपके जो ये डेटा पैकेट बने हैं, वो हर पैकेट का कोई ना कोई आईडी तो होना चाहिए। जैसे ऊपर सीक्वेंस नंबर था ना, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखा सीक्वेंस नंबर टीसीपी हेडर में, वैसे ही यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफिकेशन। पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, वो आईडी तो चाहिए, नहीं तो एक पैकेट आपने एक साथ 20 पैकेट भेजे, तो वो 20 पैकेट जो है उनमें से पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20 ऐसा पहुंच गए पहले, और बाद में पहुंचे जो बचे हुए हैं। तो फिर वो वापस से जब असेंबल होगा डेस्टिनेशन पे डेटा, वापस से जब जुड़ेंगे एक मीनिंगफुल डेटा बनाने के लिए, तो वो अपने किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे, तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहचाना जाता है।
फिर उसके बाद में है ये कुछ बिट्स, 3 बिट हैं ये। इसको यहाँ पर आप देखोगे इनको फ्लैग्स कहा गया है। इनको क्या बोला है? फ्लैग। तो एक तो है 0, एक है DF, एक है MF। डू नॉट फ्रेगमेंट और मस्ट फ्रेगमेंट। तो ये क्या है? देखो ये लेयर पे फ्रेगमेंटेशन का काम भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ज्यादातर इंटरव्यूज में कि लेयर 3 पे फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन कौन से लेयर पे होता है, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मींस व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फ्रेगमेंटेशन, व्हाई डू वी नीड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट क्या होता है भैया? फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। ओके, फ्रेगमेंट मींस पीसेस। सो फ्रेगमेंटेशन किस चीज का हो रहा है? जो ऊपर से सेगमेंट आया है उस सेगमेंट का ही फ्रेगमेंट बनाएगा। अगर वो सेगमेंट मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के साइज से ज्यादा है तो, इफ द सेगमेंट इज बिगर देन defined MTU, fragmentation is done। ठीक है जी। अगर आपके सेगमेंट का साइज बड़ा है MTU से, MTU बोले तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब आपके डिवाइस जो होते हैं ना, राउटर्स है, स्विचेस है, इनके इंटरफेस पे कितने बाइट का पैकेट आएगा या फ्रेम आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करें। तो बोला ये तो रेस्ट्रिक्शन लगाने का तो क्या ही जरूरत है, कितना भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है, जितना आए उतना लो, प्रोसेस करो। बोले नहीं 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 नहीं, कई बार अटैकर्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं हमारे नेटवर्क पे। किस टाइप का अटैक? वो भेजते हैं बड़े हैवी पैकेट्स, भारी पैकेट्स, बहुत ज्यादा। तो उससे क्या हमारी बैंडविड्थ चोक हो जाती है। जैसे मेरा सर्वर है, हाँ मेरा सर्वर जो है नेट बैंकिंग का सर्वर है मेरी बैंक का, और उसके ऊपर ना किसी ने अटैक कर दिया। तो अब क्या है, जो दूसरे ग्राहक हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि आपका नेट बैंकिंग बहुत स्लो चल रहा है, या चल ही नहीं रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा है, ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा है बार बार। तो बोले ये हो क्या गया? तो बोला यार सर्वर का प्रोसेसर तो 100% हो रखा है जिसपे ये हमारी एप्लीकेशन चल रही है नेट बैंकिंग की। बोले वो 100% कैसे हो गया? बोले उसपे बहुत ट्रैफिक है, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा। बोले किस टाइप का ट्रैफिक? बोले बड़े बड़े जंबो पैकेट्स, इनको क्या बोलते हैं? जंबो पैकेट्स, जंबो फ्रेम्स। तो ये बहुत बड़े बड़े पैकेट्स आ रहे हैं और उनके अंदर ना जो प्रोसेसिंग वो कर रहा है वो पैकेट्स की, और बहुत तेज रेट के साथ में आ रहे हैं। तो हमारी बैंडविड्थ भी उन्होंने चोक कर दिया है अटैकर्स ने। तो अब उनको क्या करें? तो बोले अरे MTU सेट करो। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव की रोड पे ना एक छोटी सी सिंगल लेन रोड है, उस रोड के ऊपर ऐसा थोड़ी है कि आप जो है बड़े से 20 पहियों वाले बड़े बड़े ट्रोले ट्रैक वो चला दोगे, नहीं चला सकते ना भाई, वो छोटी रोड है। तो कई रोड्स पे आपने देखा होगा ऊपर बैरिकेड लगा देते हैं कि ऊंचे ट्रक या ऊंचे वाहन जो है उधर से नहीं गुजर सकते। तो वैसे ही यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक लिमिट लगाना पड़ेगा कि भाई इससे बड़े वाहन इस रोड पे नहीं चल सकते। अगर इससे बड़ा वाहन है तो उसके टुकड़े कर दो। उसी को बोला है फ्रेगमेंटेशन। अगर आपके बाय डिफॉल्ट होता है MTU साइज 1500 बाइट्स। एक इंटरफेस जो सिस्को के डिवाइस का इंटरफेस है, वो इंटरफेस 1500 बाइट्स का पैकेट या फ्रेम जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है या सेंड कर सकता है मैक्सिमम। ओके, दिस इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो 1500 बाइट से ऊपर होते ही साइज क्या होएगा? वो जंबो फ्रेम कंसीडर किया जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो जब आपने MTU सेट कर दिया 1500 बाइट, तो अब ये नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है कि MTU क्या है? 1500 बाइट। ओके, मेरे पैकेट का साइज क्या बन रहा है? 1600 बाइट। ओहो, ये तो ज्यादा हो गया। तो अभी इसके दो फ्रेगमेंट बना दो, मेक डिवाइडेड इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि MTU से ज्यादा बड़े अगर पैकेट्स हो जाए
तो उसको टुकड़े में तोड़ना या उसको पीसेस में डिवाइड करना, that is called fragmentation and network layer does that. Is this clear? Yes or no? MTU क्या है, कितना होता है और फ्रेगमेंटेशन क्या है, लेयर पे होता है। हाँ जी, सर ये आपने कहा कि 1600 बाइट्स अगर इसकी साइज है तो इसको फ्रेगमेंटेशन में 1500 प्लस 100 करेगा या 7 वो 800 नहीं, 800? टुकड़े इक्वल पीसेस। ओके ओके 800 800। हाँ, तो वो इक्वल पीसेस करेगा और उस हर, देखो ये जो फील्ड आपको दिख रहा है ना, अगर आपने कोई भी डेटा भेजा और उस डेटा के साथ में डीएफ बिट को 1 कर दिया, ये जो डीएफ बिट है इसको 1 कर दिया, तो इसका मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट। ये जाएगा, शुरू हो गया रास्ते में और कहीं पास हो रहा है कहीं पे एमटीयू 1600 है मान लो, और ये 1600 बाइट का पैकेट है, किसी ऐसे डिवाइस पे अब ये पहुंच गया जहां क्या है 1500 बाइट एमटीयू है, तो वो डिवाइस कह रहा है अरे भाई 1500 बाइट एमटीयू तेरे टुकड़े करने पड़ेंगे, तो ये कहता है नहीं मेरा डीएफ बिट ऑन है मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, मुझे फ्रेगमेंट मत करो, ये बोल के भेजा है। तो बोला अब तू कह रहा है तुझे फ्रेगमेंट करना ही नहीं है, मेरे पे एमटीयू है 1500 बाइट, तो बता तुझे कैसे अलाउ करूं मैं, तू टुकड़े करवाना नहीं चाहता और मैं तुझसे 1500 बाइट से ऊपर का डेटा ले नहीं सकता। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस फ्रेगमेंट इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर डीएफ बिट ऑन करके भेजा तो इसलिए जनरली हम डीएफ बिट ऑन नहीं करके भेजते हैं। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है जब नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग करते हैं तो हम चेक करते हैं कि कहीं ये डिवाइस का ट्रैफिक बोले लॉस हो रहा है यार, पैकेट लॉस हो रहे हैं भाई कुछ करो, तो हम देखते हैं डीएफ बिट सेट करके तो नहीं भेज रहे हो ना आप, तो वो हम लोग डेटा को फिर कैप्चर करते हैं, कैप्चर में हमें दिखाता है कि उसमें डीएफ बिट ऑन है या नहीं है, और फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि आपके एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो डीएफ बिट ऑन करके डेटा भेजा जा रहा है। एक है मोर फ्रेगमेंट्स सही है, एमएल सॉरी। सो मोर फ्रेगमेंट्स मींस दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, ओके। ये अब टुकड़े कर दिए ना, जैसे एक डेटा था उसके 4 टुकड़े कर दिए, एक सेगमेंट था उसके 4 पैकेट बना दिए फ्रेगमेंटेशन करके, तो पैकेट नंबर 1 का फ्रेगमेंट नंबर 1, पैकेट नंबर 1 का फ्रेगमेंट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 1 का ही फ्रेगमेंट नंबर 3। भाई एक ही पैकेट आया उसके पास में, लेकिन एमटीयू उसका 1500 था और उसका साइज मान लो 6000 था, तो उसके 4 टुकड़े किए उसने, तो फर्स्ट पैकेट के 4 टुकड़े हो गए। तो पैकेट नंबर 1 का फ्रेगमेंट नंबर 1, वो 4 टुकड़ों को कैसे ये डिफाइन करेगा, हाउ ही विल आइडेंटिफाई दोस 4 फ्रेगमेंट्स, पैकेट नंबर 1 फ्रेगमेंट नंबर 1, पैकेट नंबर 1 फ्रेगमेंट 2, पैकेट 1 फ्रेगमेंट 3, पैकेट 1 फ्रेगमेंट 4। सो एमएफ बिट सेज अगर ये ऑन है, ये 1 है, इसका मतलब कि आगे भी और फ्रेगमेंट्स हैं, मींस देयर आर मोर फ्रेगमेंट्स। तो जैसे फर्स्ट पैकेट का फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसकी ये बिट ऑन रहेगी, फर्स्ट पैकेट का सेकंड फ्रेगमेंट है उसकी भी बिट ऑन रहेगी, क्योंकि आगे और है फ्रेगमेंट अभी ना, फर्स्ट पैकेट का थर्ड फ्रेगमेंट है उसकी भी ये बिट ऑन रहेगी क्योंकि आगे एक और फ्रेगमेंट है, फर्स्ट पैकेट का फोर्थ फ्रेगमेंट की ये बिट ऑफ रहेगी क्योंकि ये चौथा लास्ट फ्रेगमेंट है, so there are no more fragments in this packet, so it will be 0, okay, so it's like that. And then we have fragment offset 13-bit field। ये fragment offset field जो है यही एक्चुअल में एमटीयू वगैरह चेक करके और ये डिसीजन लेता है कि फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए या नहीं, whether we need to fragment the data or not, that decision will be taken care by this particular field. Okay, it will check MTU, it will check the packet size, and then it will decide, okay, fragmentation करना है, DF bit off है, okay, let's do fragment. If it is on, then it will say, oh man, fragmentation is required, but we cannot do because this bit is on. So drop it, okay. Then comes a very, very important field, which is called TTL, time to live. Okay, time to live. Now what does this mean? Time to live. इसके बारे में कोई बताएगा? Time to live. Okay, so
यहाँ पर विशाल ने कहा है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम द पैकेट विल बी ड्रॉप्ड. सो हाउ मच टाइम? Anyone else would like to try? What is time to live? Okay. Okay, no worries. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला कि टीटीएल क्या है. ध्यान रखना, आपके नेटवर्क में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है. प्रॉब्लम्स जैसे मेरा एक नेटवर्क है, नेटवर्क में ये राउटर्स है, इधर एक नेटवर्क है, इधर एक नेटवर्क है. ओके, नेटवर्क 10.0.0.0 और नेटवर्क 20.0.0.0. 10 में ट्रैफिक भेजा, 10 नेटवर्क से ट्रैफिक आया 20 के लिए. कोई किसके पास आया? राउटर 1 के पास. और राउटर 1 जो है उसने वो ट्रैफिक भेजा इसके पास, राउटर 2 के पास. राउटर 2 ने भेजा उसको राउटर 3 के पास. और अभी क्या हुआ, राउटिंग में कोई तो प्रॉब्लम है. R3 ने उसको वापस R4 के पास भेज दिया, R4 ने उसको वापस R1 के पास भेज दिया, R1 ने फिर उसको वापस किधर भेज दिया? R2 की तरफ भेज दिया, R2 ने R3. तो ये क्या चल क्या रहा है भाई? ये ऐसा हो गया साहब. इसको बोलते हैं राउटिंग लूप. क्यों हुआ ये नहीं अभी आपको समझना है, ऐसा हो गया बस. अब ये लूप बन गया और ये इनफाइनाइट लूप है. यू नो, इनफाइनाइट लूप मतलब अनंत काल तक ये चलता ही रहेगा. इट विल कीप गोइंग. And these loops are so dangerous for our network that within few seconds these loops can bring down whole of your network. बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं ये लूप्स. तो इन लूप्स को रोकने का कोई मैकेनिज्म तो चाहिए ना नेटवर्क में. तो बोला है, मैकेनिज्म है. जैसे कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप यूज करते हो तो उनमें इनबिल्ट मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे स्प्लिट होराइजन, जैसे रूट पॉइजनिंग, या फिर जैसे कई सारी चीजें हैं, बताऊंगा. मैक्सिमम हॉप काउंट्स, या ये मतलब मैक्सिमम हॉप काउंट, रूट पॉइजनिंग, स्प्लिट होराइजन, दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स. बट ये कहा गया कि ठीक है राउटिंग प्रोटोकॉल्स में है, लेकिन ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनाते समय आईएसओ ने भी ये सोचा कि यार कुछ तो मैकेनिज्म हमें भी देना चाहिए हमारे मॉडल में, जो कि लूप ना बनने दें. और अगर बन जाए तो वो ऐसे इनफाइनाइट लूप ना चले, वो कुछ टाइम बाद में रुक जाए, अपने आप बंद हो जाए. दे शुड स्टॉप एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. सो रेफरेंस मॉडल जब बनाया तो टीसीपी आईपी हेडर में एक फील्ड डाला, टाइम टू लिव. टाइम टू लिव में क्या डिफाइन होता है? कोई टाइम, नाम में ही टाइम है. इट्स द नेम जस्ट हैज टाइम, but it's not related to your seconds, milliseconds or minutes or any that particular time. This time is like how much time the packet has before getting dropped. So when I say time, it means how many hops this packet can cross, how many routers this packet can cross before getting dropped. ड्रॉप होने से पहले ये पैकेट कितने हॉप्स को या कितने राउटर्स को क्रॉस करेगा, ये नंबर जो है इसको बोलते हैं टाइम टू लिव. जैसे 255 है, TTL वैल्यू इफ इट इज 255,
इसका मतलब कि ये पैकेट जो है वो 255 राउटर्स को क्रॉस कर सकता है, 255 हॉप्स को क्रॉस करेगा। मतलब R1 से R2 गया तो एक हॉप हो गया। तो टीटीएल वैल्यू जो R1 पे थी जब पैकेट स्टार्ट हुआ तो लेट्स से इट वाज 64। फिर R2 के पास आया तो R2 क्या करता है उसको 64 माइनस 1 63। R3 के पास आया तो 63 माइनस 1 62। R4 के पास आया 62 माइनस 1 61। R1 के पास फिर आया तो 61 माइनस 1 60। फिर R2 के पास गया 59 माइनस 1 सॉरी 60 माइनस 1 59। फिर इधर आया 58। फिर इधर आया 57। क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब वो टीटीएल वैल्यू जो है वो कितना रह जाएगा 0, और जिस राउटर पे वो 0 हो गया वो राउटर पे फिर वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो 64 टाइम्स तो इसने यहाँ पर चक्कर लगाए, लेकिन 64 टाइम्स के बाद में वो लूप जो है वो एंड हो गया क्योंकि वो पैकेट ड्रॉप हो गया। सो दिस इज अ लूप मैकेनिज्म given in layer 3 IP header। लेयर 3 आईपी हेडर में ये इनबिल्ड एक मैकेनिज्म दिया लूप अवॉइडेंस तो नहीं बोलेंगे बट लूप्स को इनफाइनाइट टाइम तक चलने से रोकने के लिए, टू स्टॉप द लूप एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम टीटीएल वाज गिवन। तो हम लोग जब भी कभी जैसे यहाँ पर मैं करूं पिंग 4.2.2.2 तो आप यहाँ देखेंगे टीटीएल वैल्यू कितना आ रहा है 54। यानी कि ये जो मेरा पैकेट है, जो यहाँ से पिंग वाला पैकेट मेरे इस लैपटॉप से निकला है, ये 54 हॉप तक को यानी 54 राउटर्स को क्रॉस कर सकता है। अगर ये आईपी एड्रेस 4.2.2.2 जो है ये 54 राउटर्स के बाद में बैठा होता ना तो मेरा ये पिंग पैकेट ड्रॉप हो जाता। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक टीटीएल वैल्यू क्या है। अभी जैसे मैं गूगल को पिंग करूं, पिंग www.google.com, ठीक है जी। तो ये है आईपी वर्जन 6। हाँ, आईपी वर्जन 6 है। इसमें आईपी वर्जन 6 में कोई टीटीएल वीटीएल कुछ नहीं आया इधर, क्योंकि वर्जन 6 जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब ये और चक्कर हो गया, पहले तो आईपी वर्जन 4 ही होगा। ये देखो सिस्को है वो भी वर्जन 6 पे है, माइक्रोसॉफ्ट है वो भी 6 पे, सब हर बड़ी कंपनी अब वर्जन 6 पे मूव हो गई है। पिंग 8.8.8.8। अभी देखो इसमें 8888 को जब मैं पिंग कर रहा हूं तो टीटीएल वैल्यू क्या आई है 113। तो ये टीटीएल वैल्यू कौन डिफाइन करता है? पहले कितनी आई थी टीटीएल वैल्यू 54, अभी कितनी आई है 13 113 113। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनेशन, आप जहां जा रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। भाई हो सकता है कि ये 8888 जो है जहां पर ये 8888 बैठा है वो डिवाइस ये कहता है कि टीटीएल वैल्यू जो है वो 113 रखो। तो आपने कहा क्यों भाई 50 भी तो रख सकते थे? तो बोला नहीं नहीं, हमारा जो नेटवर्क है ना, मतलब आई एम सिटिंग एट द फारदेस्ट एंड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एक बहुत ही दूर छोर वाले कोने में कॉर्नर में मैं बैठा हूँ। एंड मे बी इट मे टेक सम, मतलब कभी कभी sometimes it may take more hops to reach to me, मेरे तक पहुंचने के लिए ज्यादा hops को क्रॉस करना पड़ सकता है। तो मैं 50 अगर डिफाइन कर दूं तो हो सकता है कि आप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओ। तो आप 113 टीटीएल के साथ में मेरे को भेजिए। ये सब किसने बोला मेरे सिस्टम को? 8888 ने। अरे 8 से तो मैं कम्युनिकेशन ही नहीं किया, मैंने तो खाली इसको किया पिंग 8888। तो 8 ने इतना मुझे बताया कब ये 113? अभी ये सब में नहीं जाऊंगा मैं, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल से ये आप अपने आप पढ़िए। ओके, सो टीटीएल इज क्लियर। टीटीएल इज ए लूप एंडिंग मैकेनिज्म, loop discarding mechanism in layer 3 IP header, and this is a very common question in interviews.
नहीं, ये कह रहा है कि इस टीटीएल वैल्यू के साथ में आप मेरे को पिंग भेजिए, और हो सकता है 2 राउटर के बाद ही मैं बैठा हूं, पर वैल्यू मैंने बता दी, इतना वैल्यू के साथ भेजिए, तो मेरा लैपटॉप जो है फिर वो वही वैल्यू डाल के टीटीएल वैल्यू जो मुझे उधर से बताया गया है भेजेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज लाइक ऊपर वाली लेयर से कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके आया है डेटा। ऊपर वाली लेयर कौन? ऊपर वाली लेयर कौन? नेटवर्क लेयर से ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज किया भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज किया है? टीसीपी या यूडीपी? इन दोनों में से कुछ यूज किया है ना? तो टीसीपी या यूडीपी, ये यहाँ पर लिखा रहेगा नहीं। फिर यहाँ पर आता है प्रोटोकॉल नंबर। यहाँ पर भी लेयर 3 जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को पूछती है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया। ट्रांसपोर्ट लेयर बोलती है टीसीपी, तो वो कहता है अरे नाम नहीं रे बाबा, नाम से नहीं समझते, प्रोटोकॉल नंबर बताइए। प्रोटोकॉल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। प्रोटोकॉल नंबर, पहले क्या था? पोर्ट नंबर। लेयर 4 लेयर 7 के जो एप्लीकेशंस थे, प्रोटोकॉल्स थे, उनको पोर्ट नंबर से पहचानती थी, और लेयर 3 लेयर 4 के जो प्रोटोकॉल है उनको प्रोटोकॉल नंबर से पहचानती है। तो साहब ये प्रोटोकॉल नंबर जो है, ये प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 6 and 17 टीसीपी और यूडीपी के लिए। ये देखो, टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर देख रहे हो 6, यूडीपी का कितना होता है? 17। सो यूडीपी 17। ओके, सो प्रोटोकॉल नंबर्स यानी कि जो लेयर 4 के प्रोटोकॉल्स हैं उनको लेयर 3 पे प्रोटोकॉल नंबर से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि टीसीपी और यूडीपी खाली 2 ही प्रोटोकॉल हैं लेयर 4 पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम नहीं आते। ना ही टीसीपी आईपी मॉडल या ओएसआई रेफरेंस मॉडल में उनकी कुछ बहुतायत में चर्चा करी है। इट्स ओके टू अंडरस्टैंड दीज टू ओनली। सो प्रोटोकॉल नंबर, ये फील्ड क्लियर है। प्रोटोकॉल 8 बिट्स, अगर टीसीपी है तो 6, यूडीपी है तो 17, यहाँ लिखा रहेगा। फिर है चेकसम। ये देखो लेयर 3 पे भी चेकसम होती है, जैसे लेयर 4 पे चेकसम था कि आपका जो ट्रैफिक स्टार्ट होगा सोर्स से, उसको चेक करके एक वैल्यू डाल के यहाँ पर भेजेगा, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद फिर वो जो पहुंचा है वो डेटा को एक फॉर्मूले में डाल के वैल्यू निकालेगा। दोनों मैच होंगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा पैकेट, नहीं तो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अगेन डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म ऑन लेयर 3। फिर है सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है उसका आईपी 32 बिट का आईपी है ना, आईपी वर्जन 4, तो 32 बिट का आईपी होता है वर्जन 4। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। ऑप्शंस अगेन ऑप्शनल है, कोई लगेगा पैडिंग वेडिंग की जरूरत है तो, नहीं तो नहीं लगेगा। और फाइनली डेटा, जो आपका सेगमेंट ऊपर वाली लेयर से आया वो इधर सेगमेंट फिट हो जाएगा। So this is the information IP adds, IP header adds with the data on layer 3. Any questions about it? Any doubts? Guys, समझ आया? Yes or no? Okay, fair enough. Now, the next layer, data link layer. तो डेटा लिंक लेयर पे आया ऊपर से पैकेट। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा लिंक लेयर उस पैकेट का बना देती है। इसको थोड़ा सा
सेट कर दिया जाए। ओके, तो जो ऊपर से डेटा आया वो इधर लग गया और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लगा दी डेटा लिंक लेयर ने, एंड दिस इंफॉर्मेशन data link layer, and now this is called a frame. इसको क्या बोला? फ्रेम। ऊपर क्या था? पीडीयू ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, लेयर 3 पे पैकेट, लेयर 2 पे फ्रेम। तो हमेशा बोलते समय बड़े ही इन शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर समय आप कहोगे यार ये स्विच पे ये पैकेट आ गया, ये राउटर पे ये पैकेट आ गया, ये फायरवॉल पे ये पैकेट आ रहा है, जा रहा है, पैकेट पैकेट पैकेट। अरे भाई, स्विच जो है वो फ्रेम समझता है, राउटर जो है वो पैकेट समझता है। स्विच जो है वो लेयर 2 हेडर समझता है, राउटर जो है वो लेयर 3 हेडर समझता है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह आप बोल दो यार ये सेगमेंट आ रहे हैं, सेगमेंट। अबे सेगमेंट तो लेयर 4 पे काम आती है ना भाई। लेयर 3 लेयर 2 की जब बात करोगे तो सेगमेंट नहीं बोल सकते, है ना। तो ये शब्दों का चुनाव जो है, ये इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यूअर, हालांकि इस पे कोई आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप बात तो ट्रैफिक की कर रहे हो ना। आप उस ट्रैफिक को आप सेगमेंट बोल दो या पैकेट बोल दो या फ्रेम। लेकिन अगर कोई ऐसा इंटरव्यूअर हुआ ना जो कि मतलब बाल की खाल निकालने वाला, तो वो इस चीज को भी नोटिस करेगा कि आप है ना, जहाँ फ्रेम बोलना चाहिए वहां पैकेट बोल रहे हो, जहाँ पैकेट बोलना चाहिए वहां सेगमेंट या फ्रेम बोल रहे हो। तो ये चीजों को नोट करेगा। तो ध्यान रखना जवाब देते समय कि एक फ्रेम स्विच पे आया ये बोलना है, एक पैकेट स्विच पे आया ये नहीं बोलना है। राउटर ने फ्रेम को प्रोसेस किया ये नहीं बोलना है, राउटर ने पैकेट को प्रोसेस किया। तो ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये तो हाइजीन फैक्टर्स है ना, आपके जैसे टेक्निकल लैंग्वेज जो है उसमें कितना आप हाइजीनिक रहते हो, कितना अच्छे से आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो, वो ये दर्शाता है कि आप समझते कितना अच्छे से हो। सो इट्स अ गुड थिंग ऑलवेज टू यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो डेटा लिंक लेयर, इस समय मैं ये बुक खोलूंगा जो हमारी बुक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, मैं अब एक्चुअली क्या, ये बुक पढ़े मेरे को हो गया बहुत टाइम हो गया। अभी मेरे को भी ये देखना पड़ता है कि बुक में क्या सिलेबस है, कैसा है। सो OSI रेफरेंस मॉडल, ओके। एंड ये देखो, बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि डेटा को प्रेजेंट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का, एक फॉर्मेट देने का काम, और एनक्रिप्शन जो है वो भी प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होते हैं। तो एनक्रिप्शन तो हम बार बार यूज करते हैं ना आजकल, डेटा एनक्रिप्शन, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। ठीक है जी। सेशन लेयर, देखो कितनी अच्छी बात कही है सिंपल लैंग्वेज में, कीप्स डिफरेंट एप्लीकेशंस डेटा सेपरेट। अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा सेपरेटली ये रखता है। मतलब क्या हुआ भाई, हमने तो ये कहा था कि सेशन लेयर की डेफिनेशन में कि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट, मेंटेन एंड टर्मिनेट अ सेशन बिटवीन टू होस्ट्स। और यहाँ पर ये कह रहा है कीप्स डिफरेंट एप्लीकेशंस डेटा सेपरेट। तो अलग अलग एप्लीकेशन लेयर का, जैसे एफटीपी का डेटा टीएफटीपी में नहीं मर्ज कर देगा, टेलनेट का डेटा एसएसएच में नहीं मर्ज कर देगा, एचटीटीपी का डेटा एचटीटीपीएस में नहीं डाल देगा। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा अलग अलग में रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब वही है जो हमने यहाँ पढ़ा कि आपके ये जो सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, इनके लिए सेशन लेयर जो है वो एक एक सेशन बनाएगी, एक टीसीपी सेशन, सॉरी एक एचटीटीपी सेशन, एक एफटीपी सेशन, एक टीएफटीपी सेशन। तो हर प्रोटोकॉल के लिए एक अलग सेशन बन रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। तो उससे हर एप्लीकेशन का डेटा जो है वो सेपरेट ही चलेगा हर सेशन में। तो कहने का मतलब यही है, समझाने का देखो तरीका डिफरेंट है ना। कितना सिंपल सी लैंग्वेज में इसने समझा दिया। सो
I would always recommend you to go through the book. You will get more things, more and more. देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिलायबल और अनरिलायबल डिलीवरी मैकेनिज्म है टीसीपी एंड यूडीपी. परफॉर्म्स एरर करेक्शन बिफोर रिट्रांसमिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बोला ही नहीं आपको. इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे रीट्रांसमिशन भी करता है ना. अगर मान लो एक्नॉलेजमेंट आया किसी ऐसे सेगमेंट के लिए जो ऑलरेडी ट्रांसमिट किया जा चुका है, इसका मतलब फिर से एक्नॉलेजमेंट आ गया, मतलब पहुंचा नहीं डेस्टिनेशन पे, राइट. इट डिडंट रीच डेस्टिनेशन बिकॉज आई गॉट एक्नॉलेजमेंट अगेन. सो आई विल रीसेंड इट, बट रीट्रांसमिट करने से पहले एरर करेक्शन भी ये करता है. एरर करेक्शन मींस व्हाट? इट विल डू द चेकसम, राइट. तो चेकसम करेगा, तो चेकसम के अंदर ये क्या करता है, एक वैल्यू निकालता है. ठीक है, वैल्यू निकालेगा और वो वैल्यू जो है, वो वैल्यू निकालने के बाद में एरर, वेट, हाँ. सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज एरर करेक्शन और एक होता है एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्ट करना और एरर को करेक्ट करना. एरर डिटेक्शन का काम किसका है? एरर डिटेक्शन का काम जो है वो लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 तीनों लेयर्स करती है. सेगमेंट्स, पैकेट्स और फ्रेम्स तीनों के लिए अलग अलग जो हेडर्स है उनमें चेकसम है ना. तो कोई अगर एरर्ड हुआ हमारा कोई भी सेगमेंट लेयर 4 पे, तो बिफोर रीट्रांसमिटिंग इट विल एक्चुअली रीचेक द होल हेडर. पूरा का पूरा हेडर को रीचेक करेगा कि कहीं मैंने इस हेडर को लगाने में तो प्रॉब्लम नहीं कर दी है, मतलब कोई वैल्यू अर्जेंट की जगह मैंने कोई और फ्लैग यूज कर लिया, या फिर मैंने ये साइज जो है वो सही से डिफाइन नहीं हुआ, या व्हाटएवर. सो इट विल डू द एरर करेक्शन आल्सो इफ देयर इज एनी एरर्स इन द हेडर. सो ट्रांसपोर्ट लेयर का ये दोनों काम है. एरर करेक्शन का भी ये काम करता है. Then network provide logical addressing. Logical addressing क्या है? IP address, physical address कौन से होते हैं? MAC address. MAC address को हम बोलते हैं physical addresses. IP addresses are called as logical addresses. Okay. So routers use this for path determination. So IP addresses, on the basis of IP addresses, routers does routing. Okay. So this is what happens on layer 3. अब आते हैं layer 2 पे. Combines packets into bytes and bytes into frames. So what does this mean? Whatever packets which are coming from layer 3, layer 2 will create frames out of them by adding some information. What information? जो ऊपर से डेटा आया है, that data is like sitting here. Okay. जो ऊपर से डेटा आया है, लेयर 3 से जो पैकेट आया वो इधर बैठा है. ठीक है जी. तो इधर क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करता है फ्रेम में? So the information that it adds is like preamble, destination address, which address? MAC address, source address, type, या length, and FCS, या फिर उसमें CRC भी बोल सकते. So this is a layer 2 Ethernet header. This is a layer 2 Ethernet header. तो ऊपर वाली लेयर से जो ट्रैफिक आया था, पैकेट जो बना था, वो पैकेट जो है वो किधर है? दिस इज द पैकेट नाउ. ओके, दिस इज द पैकेट नाउ. और इसके आगे और पीछे, अभी तक पीछे नहीं कोई इंफॉर्मेशन लगी थी, अभी ये लेयर जो है वो आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन लगाएगी और डेटा के पीछे भी एक इंफॉर्मेशन लगाएगी. तो इसको बोला जाता है सही मायनों में एनकैप्सुलेशन. डेटा एनकैप्सुलेशन हैपेंस एट लेयर 2. लेकिन इन जनरल
in general जब source पे when we are on the source, okay, at the source the each and every layer will add some information with the data, है ना. Application layer will add its information, presentation layer will add its every layer will add its information with the data. This process is called encapsulation. And at the destination पे जब data पहुंचेगा तो every layer will read and remove the information which was added at the source. तो destination पे जो source ने लगाया था जिस layer पे जो information, वही layer destination पे वो information को पढ़ के हटा देगी. So finally what information will be reached to the destination? Only data. Because every layer जो भी है यहाँ पर अपना information हटा के ऊपर वाली layer को देगी और finally क्या बच जाएगा user के पास में? Data. So this process is called encapsulation. Source पे information add करने का process is called encapsulation. Destination पे information remove करने का process is called decapsulation. Okay, but in real terms जब आप है ना असल में encapsulate समझते हो, it's like capsule. एक capsule में जैसे हम लोग कुछ बंद कर देते हैं ना, similarly capsule has two caps, right? Two parts. So in the middle there will be something. So top और bottom पे कैप्सूल है और बीच में कोई चीज है. So बीच में डेटा है, आगे और पीछे इसके हेडर है. तो एक्चुअल में एनकैप्सुलेशन तो इधर हुई ना, क्योंकि और किसी लेयर ने दोनों साइड पे इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की डेटा के, एक ही साइड पे इंफॉर्मेशन ऐड किया. बट लेयर 2 पे दोनों साइड पे इंफॉर्मेशन ऐड होती है. तो कहने की बात है, खाली आपको समझ में आया ना, मतलब कहने के लिए encapsulation ये बोल दिया गया कि every layer is adding some information with data and this process is called encapsulation, and at the destination decapsulation happens when the layer removes the data, reads and removes the data. But in real world in real this is what encapsulation means. In both sides there should be some information being added and it happens only at layer 2. So leave it. The important thing here is, you know, this data packet, इसके साथ में क्या information लगा? Preamble is like a field where you know, it defines the start point of frame, from where the frame is starting. Okay, initiation of the frame it defines. Destination MAC, जो destination है उसका MAC address 48 bit का ये होता ही है. MAC address is a 48 bit address. You know what is MAC? Media access control. Media access control. Every device, every single device in this world which can be connected to a network has its own unique 48 bit MAC address. कोई भी डिवाइस जो इस दुनिया के अंदर नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, उस हर डिवाइस का एक खुद का यूनिक 48 बिट का मैक एड्रेस होता है. सो PC1 और PC2 इनका भी कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा, ऑफ कोर्स होगा. तो ये जो 48 बिट का एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक एड्रेस जिसको बोल रहे हैं, इट्स अ 48 बिट एड्रेस डिफाइंड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. Hexadecimal बोले तो you know 0 to 9 and then A to E F. Okay, 0 to 15 होता है ना, तो 0 to 9 and then 10 is A, 11 is B, similarly 15 is F. So hexadecimal format. Unique एड्रेस होता है ये, मतलब हर किसी डिवाइस का सेम नहीं होता. तो ये सेम क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो एड्रेस होता है ना 48 बिट का मैक एड्रेस, वो 48 बिट के मैक एड्रेस में से 24 बिट्स जो है, 24 बिट्स जो है वो तो इसको असाइन करती है कौन? IEEE. और जो बची हुई 24 बिट्स है वो वेंडर को बोल दिया जाता है कि आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ये 24 बिट्स जो है ये तो रहेंगी फिक्स्ड. जैसे मैं एक कंपनी हूं और मैं कुछ नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाता हूं. Okay, so I make some products like anything, like mobile, like laptop, like
राउटर, स्विचेस, व्हाटएवर। सो मैं IEEE के पास में गया, मैंने कहा मुझे ना मैक एड्रेसेस भी लगाने हैं और उसके लिए मेरे को ना आप गिव मी परमिशन। सो दे विल से ओके, परमिशन विल बी ग्रांटेड, बट वी विल आल्सो गिव यू अ 24-bit एड्रेस सो दैट यू कैन यूज इट इन योर मैक एड्रेस। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये जो 24 बिट्स है ये IEEE सबको यूनिक एड्रेस देती है। मतलब मैं गया तो मुझे कुछ दिया, सिस्को गया तो उसको कुछ और दिया। हर कंपनी को ये डिफरेंट 24 बिट्स असाइन करती है। हाँ, ये जो 24 बिट्स हैं ये बोला कि ये आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लो इनसे, 24 बिट्स से, वॉट एवर कॉम्बिनेशन यू वुड लाइक। सो ये कॉम्बिनेशन तो सारे वेंडर्स सेम ही बनाते हैं, बट द टोटल 40 दीज 24 बिट्स कैन बी कॉमन। ये कॉमन हो सकते हैं वेंडर्स में, लेकिन जब टोटल 48 बिट का एड्रेस होगा तो दैट विल बी यूनिक बिकॉज दीज 24 बिट्स आर यूनिक। सो ये 48 बिट का एड्रेस ऐसा बनता है and it is unique address. Okay, and if these addresses gets exhausted, मतलब आपके ये एड्रेस फिनिश हो गए तो आप फिर से IEEE को जाओ, वो फिर से they will assign you a new 24-bit address and you can use it. So it works like that. Okay, then this MAC address is like how can I check MAC address of my laptop? तो लैपटॉप का अगर मैक एड्रेस आपको चेक करना है तो यहाँ पर एक कमांड होती है गेट मैक, ipconfig/all। तो ipconfig दिया मैंने /all कमांड। तो आप यहाँ देखोगे कि होस्ट नेम ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, इसकी कुछ और डिटेल्स। ओके, एंड हियर वी गो। मेरा वायरलेस वाला जो लैन कार्ड है ये मेरा ईथरनेट अडेप्टर, ये मेरा वायरलेस लैन अडेप्टर, ये मेरा वायरलेस लैन अडेप्टर 2। तो अभी मेरा कौन सा अडेप्टर से मैं यूज कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे तो मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ। ओके, वाईफाई। ओके, one is Ethernet, one is secure mobility, one is Bluetooth. So I'm using Wi-Fi, and Wi-Fi is this one. Okay, this one is Wi-Fi, LAN adapter Wi-Fi. अब इसमें ये आप देख रहे हो physical address. So this is my MAC address, A0510B0D666. So this is my physical address. अगर मैं ये वाला LAN कार्ड यूज करता, ये वाला अगर कनेक्टिविटी के लिए यूज करता तो देखो ये A2 है, ये A0 है ना? So it's a different MAC address, right? So every LAN card will have a different MAC address. This is 67, okay? At the end, this is 67, this is 66, so it's again different. यहाँ देख रहे हो 98F है, ये इसका अलग चल रहा है। So ipconfig/all, आप क्या बोलेंगे? So getMAC is another command. गेट Here it's like 3 MAC addresses. Okay. सर -v के साथ में इनका नेम भी आ जाता है ना यहाँ पर? हाँ, वो एक्सटेंशन आप खूब लगा लो, ठीक है। So this is Wi-Fi. This is what I'm using. All right. So layer 2 पे डेटा आया, उसका फ्रेम बना। फ्रेम में preamble, destination का MAC, source का MAC, again 48 bits, type, length। टाइप और लेंथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ना कितना साइज का हेडर है वो बता देगा, ठीक है जी। और लास्ट में है FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड में एक इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सो फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड में एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करके एक एप्लीकेशन है या फिर एक सर्विस है, एक फॉर्मूला है जिसके अंदर ये पूरे के पूरे फ्रेम को रखता है और
एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा देता है। वही डेटा इंटीग्रिटी के लिए भाई। डेस्टिनेशन पे पहुंचा, डेस्टिनेशन पे पहुंच के जो फ्रेम पहुंचा उसको भी ये सेम फॉर्मूले में लगाता है, उधर जो वैल्यू निकला और इधर जो वैल्यू ये लगा के लेकर गया सेम है तो फ्रेम एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो फ्रेम डिस्कार्ड हो जाएगा। सो दिस इज FCS और CRC। ओके, सो दिस इज अ लेयर 2 ईथरनेट फ्रेम। अब देखो लेयर 2 जो ईथरनेट सॉरी लेयर 2 जो है डेटा लिंक लेयर, इस लेयर की 2 सब लेयर्स होती है। This layer is divided into 2 sub layers. What sub layers? One is LLC. दो सब लेयर है इसकी, एक LLC और एक MAC। तो डेटा लिंक लेयर पे 2 सब लेयर्स है। LLC टॉक्स विद नेटवर्क लेयर। LLC का काम क्या है? नेटवर्क लेयर से बातचीत करना। और MAC जो सब लेयर है उसका काम क्या है? फिजिकल लेयर से बात करना। यानी ऊपर वाली लेयर से बात करती है LLC, नीचे वाली लेयर से बात करती है MAC सब लेयर। ये दोनों का काम बटा हुआ है, एक भाई ऊपर वाले को तू संभाल, नीचे वाले को मैं संभाल दूं, लाइक दैट। लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, MAC इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो इनका काम क्या है? LLC जो है वो नेटवर्क लेयर से बात करती है, जैसे ऊपर की लेयर से कौन से प्रोटोकॉल और सर्विस यूज करके इधर आ रहे हैं, क्या साइज का डेटा है वगैरह वगैरह। फिजिकल लेयर का काम क्या है? फिजिकल लेयर जो है इसका डेफिनेशन क्या है कि जो भी ऊपर से डेटा आया है उस पूरे डेटा को ये बिट्स में कन्वर्ट करके मीडिया पे डाल देती है, वायर्ड या वायरलेस। ये काम है फिजिकल लेयर का। तो फिजिकल लेयर से बातचीत करना है ना, इससे नेगोशिएट करना, इसको कैसा क्या चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन पे जब पहुंचता है ना डेटा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो फिजिकल लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर को डेटा सौंपेगी, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर की जो 2 ये सब लेयर्स है ना मैक, तो फिजिकल लेयर मैक को देगी, मैक LLC को देगी, LLC नेटवर्क लेयर को देगी, ऐसा। So there are 2 sub layers, मे बी यहाँ पर डिफाइन होगा डेटा लिंक में। प्रोवाइड्स एक्सेस टू मीडिया यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, ये तो हो गया। जस्ट अ मोमेंट। Combine packets into bytes and bytes into frames, provides access to media using MAC address, performs error detection, not correction. See, this is important. Error detection यहाँ पर हो जाता है अगर मान लो आपका ये FCS में वैल्यू लेकर गया और डेस्टिनेशन पे जाके ये दूसरा वैल्यू निकला तो डेटा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन डेटा रीट्रांसमिट करेगा क्या ये एरर करेक्ट करके? नहीं, रीट्रांसमिशन का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। सी, रीट्रांसमिशन करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इधर तो डिटेक्ट तो कर लेगा एरर कि यहाँ प्रॉब्लम था, इसको रिजेक्ट मारो, लेकिन उसको रीट्रांसमिट करने का काम इधर नहीं होता। रीट्रांसमिट करेगा अगर TCP यूज किया ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो। ठीक है, तो ओनली डिटेक्शन नॉट करेक्शन, राइट? So this is what happens at layer 2. Then comes ये नीचे हाँ presentation, this one EBCDIC। जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? नहीं, बाइनरी है, लेकिन ये जो देख रहे हो ASCII, दिस इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है जी। तो ASCII जो है इसको समझता है हमारे डिवाइसेस, ये एक कोड है, ये जो लैंग्वेज है इसके कंप्यूटर की। ASCII बनने से पहले क्या लैंग्वेज यूज होती थी? EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC जो है वो पहले यूज होता था, उसके बाद में ASCII आ गया। तो ये कहना चाह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस अकर्स व्हेन ट्रांसलेटिंग ओल्ड, पुराना इसको चेंज किया डेटा टू ASCII. Okay, so just remember that by providing translation services, the presentation layer ensures that data transfers from the application layer of one system can be read by the application layer of another one. यानी कि आपको जब एक सिस्टम से आप डेटा दूसरे सिस्टम पे भेज रहे हो तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम है कि इट एंश्योर्स, ये आपको भरोसा देती है कि ये डेटा जो भेजा जा रहा है ये डेस्टिनेशन पे पढ़ा जा सकेगा। इसे पता है कि दूसरे साइड पे ना ASCII ही हमारे बीच में चल रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, लेकिन डेटा जो आपने उसको दिया वो दिया पुरानी लैंग्वेज वाला, तो वो उसको कन्वर्ट करके ये आपके लिए हेल्प कर रहा है प्रेजेंटेशन लेयर, उसको EBCDIC से ASCII में कन्वर्ट करके और फिर भेज रहा है ताकि डेस्टिनेशन पे ये पढ़ा जा सके। ये मतलब है इसका। Okay. Then comes data link. Where is data link? See, this is three-way handshake. SYN, ACK, connection established. अब data transfer. Okay. Flow control देख रहे हो? रिसीवर इधर से सेंड भेजे जा रहा है, रिसीवर कह रहा है अरे भैया बफर फुल हो गया, रुक जाओ, नॉट रेडी, स्टॉप। तो आपने कभी ये देखा है, इसका एक एग्जांपल बताऊं फ्लो कंट्रोल का, तो जैसे आपने हार्ड ड्राइव से कुछ बहुत ज्यादा डेटा जो है वो कॉपी कर रहे हो दूसरे हार्ड ड्राइव में, तो क्या होता है कि पहले शुरुआत होती है बहुत स्लो, है ना, स्पीड बहुत स्लो रहती है, लेकिन धीरे धीरे ट्रांसमिट होने की जो स्पीड है वो बढ़ती है और एक जगह जाके फिर कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। सो यही यहाँ पर होता है एक्चुअल में। अगर और अंदर घुसेंगे ना हम लोग TCP के, तो ये दोनों आपस में जो कनेक्शन बनाते हैं, वो कनेक्शन बनाने के बाद में ये सेंडर रिसीवर को बोलता है हाँ भाई विंडो साइज रख लेते हैं 10, तो ये कहता है रिसीवर के अरे नहीं यार 100 रख लो, 200 रख लो, मैं तो फ्री हूँ, है ना। तो ये कहता है नहीं, विल स्टार्ट विद 10, और फिर अगर ये 10 टाइम्स अगर आपने ले लिया तो फिर हम इसको 20 कर देंगे, फिर 20 कर दिया 10 टाइम्स, तो फिर इसको 30 धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना स्पीड, ऐसे एक साथ नहीं भेजेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं एक साथ भेजूं और ये ड्रॉप हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सेंडर जो है वो धीरे धीरे ये विंडो साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जब इधर इसको प्रॉब्लम आ रहा है रिसीवर को, तो इसने बफर फुल, भैया मेरे बफर फुल हो गए, तुम दनादन भेज रहे हो, मैं प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, मैं मेरी मेमोरी में बफर्स में रख रहा हूँ जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं मेरे पास में डेटा, लेकिन अब वो मेरी मेमोरी भी भर गई, अब तो रुक जा। तो ये रुक जाएगा, ये डेटा भेजना बंद कर देगा, फिर ये अपने बफर्स में जितने भी सेगमेंट्स पड़े हैं उन सबको प्रोसेस करेगा और उसके बाद में ये कहेगा हाँ गो, अब भेज भाई दोबारा, तो ये फिर से भेजेगा। तो एक तो ये भी है ना, एक विंडो साइज कम करने का मैकेनिज्म भी है। तो दिस कम्स अंडर फ्लो कंट्रोल। विंडोइंग, एक्नॉलेजमेंट्स, देख रहे हो एक्नॉलेजमेंट्स, भाई ये कनेक्शन लॉस हो गया, इसने भेजा 1 2 3, तो एक्नॉलेजमेंट आया 4 के लिए, फिर भेजा 4 5 6, तो 5th वाला जो है वो नहीं पहुंचा, तो एक्नॉलेजमेंट आया 5 के लिए, तो इसने 5 भेजा, अब एक्नॉलेजमेंट आया 7 के लिए, क्योंकि 6 तो पहुंच ही चुका था। ठीक है, तो जो कुछ हम लोग पढ़े हैं वो सब इस बुक में एज इट इज दे रखा है भाई साहब। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको पढ़ के और कैसे करते हैं। अभी देखो LLC देख रहे हो, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये ऊपर है, मैक नीचे है। ऊपर नीचे मतलब ऊपर की लेयर से LLC बात करेगी, नीचे की लेयर से ये बात करेगी। अभी देखो मैक का काम क्या है, डिफाइंस हाउ पैकेट्स आर प्लेस्ड ऑन द मीडिया, मीडिया पे पैकेट्स को कैसे प्लेस करना है, दैट इज डिफाइंड बाय मैक। Contention for media access is first come first served access where everyone shares the same bandwidth, hence the name. So whatever
जो भी आपका मीडिया है वायर्ड या वायरलेस, उस पे जो पहले पैकेट आएगा वो पहले पैकेट जाएगा, जनरली ऐसा ही होता है। Physical addressing is defined here as well as logical topologies. What's a logical topology? It's the signal path through a physical topology, and a line discipline, error notification but not correction, the order delivery of frames and optional flow control also भी। तो ये जितने भी काम यहाँ पर इसने बताए हैं ना कि लॉजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी, अभी आगे टोपोलॉजी की बात करूंगा मैं। लाइन डिसिप्लिन मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाने चाहिए, एरर नोटिफिकेशन, करेक्शन नहीं, सिर्फ एरर नोटिफिकेशन है ना, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी ऑफ फ्रेम। कई बार क्या होते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं फ्रेम, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर मींस ऑर्डर में नहीं रहते, लाइन में नहीं रहते, 1 2 3 4 ऐसा लाइन में जाने चाहिए बट वो जा रहे कुछ और ही ऑर्डर में, तो उसको भी ध्यान रखता है। And optional flow control can also be used at this sublayer. So this is like work of max sublayer. LLC का काम क्या है, responsible for identifying layer 3 protocols and their and then encapsulate them. तो ऊपर वाली layer से जो protocol आ रहा है, ये टाइप फील्ड आपको बताया ना, ये टाइप और लेंथ फील्ड में लेयर 3 प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन भी भाई आईपी लेके आया है या आईपीएक्स लेके आया है, एप्पल टॉक आया है, किससे आया है, वो और साइज दोनों डिफाइन होती है इसमें। ठीक है जी। सो जैसे ऊपर वाली लेयर से नेटवर्क लेयर से आईपी प्रोटोकॉल यूज करके आए, तो वो एलएलसी का काम है उसको डिफाइन करना। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक फिजिकल लेयर पे तो कुछ नहीं है। फिजिकल लेयर इज लाइक द लेयर वेयर डेटा विल, फिजिकल लेयर को कैसे डिफाइन किया है, ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल कनेक्शंस, cables, voltage, current, signals, all these are defined at physical layer. So physical layer converts the frames into bits and puts those bits on media. तो ऊपर से जो फ्रेम आया उसको बिट्स में कन्वर्ट करके और उन बिट्स को मीडिया पे डाल के और भेजने का काम जो है वो फिजिकल लेयर का। बताइए। So this is physical layer. Any doubts about any of these layers, guys? We are done with the OSI model now. Any question? समझ में आया कि नहीं? Yes or no? Okay. And all right, guys, that's great. The next thing is, देखो OSI मॉडल जो है, ये मॉडल तो आया है, पढ़ते हैं, and that is called TCP/IP model. TCP/IP model. Now, what this model is? देखो OSI रेफरेंस मॉडल तो बनाया ISO ने, TCP/IP रेफरेंस मॉडल बनाया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए ने। यूएसए का कुछ 1970s में किसी कंट्री के साथ में वॉर चल रहा था, तो उनको अपने बेस कैंप्स को कनेक्ट करना था, और बेस कैंप्स को कनेक्ट करने के लिए उनको ना एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी, और उन्होंने डिफाइन कर दिया TCP/IP मॉडल। ये TCP/IP मॉडल जो है, इसमें 4 लेयर्स थी। 4 layers. What 4 layers? Just like OSI reference model, जहां पर 7 layers थी, इधर है 4. ठीक है जी, 4 layers. इधर ही देख लेते हैं ना, उधर बनाने में क्या फायदा। So 4 layers. What 4 layers?
ये देखो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, कॉलिजन डोमेन्स जो हमने पढ़े थे ना, वो बहुत ही इसमें तरीके से समझा रखे हैं। CSMA-CD, कॉलिजन्स वगैरह, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक। आई होप आप लोग डेली इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो OUI बिट्स होती है ना, 48 बिट्स में से मैंने कहा 24 बिट्स जो है वो वेंडर के लिए होती है, 24 बिट्स जो है वो IEEE देती है, उसमें से IG, GL और ये OUI बिट्स होती हैं। 47th बिट इज IG, दिस इज GL एंड दिस इज OUI बिट्स। तो ये सब चीजें जो है ना वो ध्यान रखना। इंडिविजुअल ग्रुप बिट्स होती है IG, है ना। GL जो है इसको UL बिट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल या ग्लोबल। OUI बिट्स जो है वो बाकी बची हुई 22 बिट्स। सो व्हाटएवर, सो यू गाइस शुड एक्चुअली गो थ्रू द बुक। तो 4 चीज एक्स्ट्रा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। हो सकता है मैं कोई ना कोई चीज, अब देखो कई लोगों को डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल इनमें प्रॉब्लम है। जीरो को बाइनरी में 0000 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में ये लिखेंगे। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो एक बार ये बुक पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगी कहानी, कैसे बाइनरी को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा कुछ इसमें दे रखा है विद एग्जांपल्स, है ना। ईथरनेट फ्रेम, प्रियम्बल, SFD। तो प्रियम्बल और डेस्टिनेशन एड्रेस के बीच में एक बाइट जो है वो SFD का भी है। SFD इज लाइक a field which actually defines कि कब आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रेम, स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। ओके, preamble क्या है? Preamble is an alternating 10 pattern, provides a 5 MHz clock at the start of each packet, which allows the receiving device to lock the incoming bit stream. तो जब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा एक्सचेंज होगा तो ये क्या करता है, ये 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक एक डिफाइन करता है प्रियम्बल। तो ये 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज हर्ट्ज? हर्ट्ज इज साइकिल, राइट। अभी ये फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं। What is hertz? 5 megahertz means how many times within a second the data transmission can happen. So 5 megahertz means it's like too much, okay? And so many times, these many times the data can be transmitted. Okay, so destination और source जो है agree करते हैं कि हाँ भाई ये एक 5 मेगाहर्ट्ज का एक क्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गया है, और अब इसके बीच में जो है इनकमिंग बिट स्ट्रीम जो है उसको डेस्टिनेशन लॉक कर देता है कि ठीक है, अब जो भी स्ट्रीम आ रहा है, अब जो भी डेटा आ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट के बीच में, तो आने दो उसको। इट्स लाइक दैट। सो स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है ये। डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस, लेंथ और टाइप। ओके, सो ऊपर वाले प्रोटोकॉल्स क्या है, IPX है या IP है, वो उसका भी पता लगाता है और लेंथ भी डिफाइन करता है। डेटा, FCS, okay, so everything is here, physical layer including physical layer and all. Now TCP/IP मॉडल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। TCP/IP model layers. So there are 4 layers. Transport images. Let me pull an image. So this is a very good image. If you see, TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर में लेट मी कट इट एंड पुट इट। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। तो इसको कंपेयर किया जब OSI मॉडल से, तो ये कहा कि जो काम TCP/IP की ये 4 लेयर करती है वही काम OSI मॉडल की ये 7 लेयर्स मिलके करती हैं। तो काम वही है जो OSI मॉडल में लेयर्स डिफाइन किए, वही काम इधर डिफाइन किए। और इनको फिर कैसे बोला गया कि एप्लीकेशन लेयर जो है इट इज इक्विवेलेंट टू दीज 3 लेयर्स। एप्लीकेशन,
प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो है जो काम करती है ओएसआई रेफरेंस मॉडल में, दैट इज डिफाइंड इन एप्लीकेशन लेयर ऑफ टीसीपी मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, इंटरनेट का काम नेटवर्क लेयर करती है, और नेटवर्क एक्सेस जो है इट वर्क्स लाइक द last two, first two, whatever you call layer 1, layer 2 of OSI reference model. So this is the comparison. Which layer does what in terms of OSI reference model? इधर के काम पता है आपको, तो अभी इधर के काम बताने की जरूरत नहीं है. What layer does what you all know now. So I'll not repeat anything. I'm just showing you the comparative analysis of both the models. ओके तो अब दुनिया के पास में ना दो ऑप्शन हो गए. द वर्ल्ड हैज नाउ टू ऑप्शंस. वन इज टू फॉलो ओएसआई रेफरेंस मॉडल, द अदर ऑप्शन इज टू फॉलो टीसीपी/आईपी मॉडल. सो देयर वाज अ रेस दैट बिकेम दैट टाइम व्हेन टीसीपी/आईपी मॉडल केम. और इस रेस में कौन जीता? बताइए कौन ज्यादा पॉपुलर हुआ, ओएसआई मॉडल या टीसीपी/आईपी मॉडल? हु वॉन द रेस? किसको ज्यादा फॉलो किया लोगों ने? TCP/IP. टीसीपी/आईपी. Yes, sir. विशाल says OSI. बाकी लोग, मेगा says TCP/IP. इतना says TCP. Okay. Very good. TCP/IP, not OSI. TCP/IP मॉडल जीत गया ये रेस. अब ये रेस किस चीज की थी? देखिए OSI रेफरेंस मॉडल तो ना एक तरह से बाइबल की जैसा है, मतलब अपने वेदों के जैसा है, या कैसा भी बोल लो, जिसमें हर चीज डिफाइन की गई है. हर चीज मतलब बहुत सारी चीजें, इतने सारे प्रोटोकॉल, इतने सारे सर्विस, इतने सारे फीचर्स. आज तक किसी भी नेटवर्क में ओएसआई रेफरेंस मॉडल को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका. जितने भी सर्विस इसमें डिफाइन है, प्रोटोकॉल, आज तक किसी एक नेटवर्क में इसको कंप्लीटली no one has implemented OSI reference model in a single network till date, because it has so many protocols, so many features. It's practically impossible to follow it 100%. We can't do that. So it's a reference model. Okay, it's a Bible. Just refer it. Whenever you are as a vendor manufacturing any component, any network device, just refer this model. Okay. So I said, okay. But TCP/IP model is a very, very practical model. ये practically implement करने के लिए मॉडल है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है. आप नाम से ही देख रहे हो TCP/IP, इसको IPX से, एप्पलटॉक से, इनसे कोई लेना देना नहीं है. इसको UDP से कोई लेना देना नहीं है. हाँ, UDP है इसमें भी ऑफ कोर्स, बट जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है. एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड फीचर्स हैव बीन गिवन इन TCP/IP मॉडल. तो ये प्रैक्टिकली हम लोग जो भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस मॉडल, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस मॉडल practically all the time whenever we create a network. So this is a much more easy, flexible and practically possible to implement model. So TCP/IP won the race, but OSI अगर आपको सीखना है वाकई में कुछ, तो OSI पढ़ना पड़ेगा, because this is like बड़े गुरु. TCP/IP model is the smaller version of it. Okay, so it won't give you the complete knowledge. So it's like that. Any doubt in this comparison, TCP/IP versus OSI? Any question? Okay. With that, it's over for the day. This was the last thing that I wanted to teach today. Tomorrow, we will discuss more about physical layer. Okay, physical layer मतलब वो cables, वो connectors, वो जो हमारे network में use हम लोग करते हैं ना, media, whatever media, wired, wireless, optical. So we'll talk more about those things. CSMA, CD के बारे में मैंने बताया था, तो वैसे वायरलेस के अंदर CSMA CA होता है, बट वो तो जब वायरलेस पढ़ेंगे तब बता देंगे. बाकी चीजें जो हैं जब देखोगे तो you will see here
Ethernet and physical layer, and in this section you will see a lot of names like 10 base T, 100 base T, FX, ZX, whatever. So I will talk about this. Okay, we'll talk about cabling, what type of cables we use in our network, which pins are important of the connectors, and this and that, different types of cables like crossover cables, straight through cables, and this rolled cable. What is this hyperterminal, where we connect these cables in the device. बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकल लेयर से फाइबर ऑप्टिक केबल्स, हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, हाउ मेनी टाइप्स, दिस दैट. Okay, data encapsulation. So this is what, this is nothing, I guess. Data encapsulation is the process na. I told you, header lag raha hai data pe, so this is encapsulation. What else? Nothing. So just go through it. I'll take you through this tomorrow. And Cisco 3-layer model already हम लोग पढ़ी चुके हैं last class में. So I guess this chapter will be over tomorrow. So with that we will be done with the and question answers. Of course ये आपको करने हैं, ये जो questions होते हैं ना end में, these you have to do. This is very very important. And then we'll start chapter 3. So that is what it is. All right. So any questions before we stop for today?